आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम अगस्त पेपर 2 2023 के अंदर जो आपकी लैंग्वेज 2 के अंदर पेडागोजी पूछी गई थी उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक कथन दे रखा है, फिर उसका तर्क दे रखा है। अंग्रेजी भारत में एक राजकीय भाषा है। तो देखिए, ये तो सही कह रहा है, हमने डायरेक्टली ये चीज पढ़ी हुई है। और लास्ट के वीडियो में जब हमने भाषा के विविध रूपों को चर्चा में लाया था, तभी भी हमने ये चीज बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ी थी कि हिंदी आपकी राजभाषा है और इंग्लिश आपकी सह राजकीय भाषा है। तो ये कथन आपका सही है। इसका तर्क देखिए, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। देखिए, तर्क गलत है क्योंकि इंग्लिश को भी एक नेटिव लैंग्वेज की तरह ही हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो कथन ए सही होगा, तर्क गलत होगा। उसी ऑप्शन को हम देखेंगे। ए गलत है परंतु आर सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि कथन ए सही है परंतु आर जो उसका तर्क दिया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। ठीक है, जो इनमें से भाषा की विशेषता नहीं है वो आपने बतानी है। भाषा सामाजिक है। देखिए, ये तो भाषा की विशेषता होती है, आप सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं हम भाषा को यूज ही कहाँ करते हैं, समाज में ही यूज करते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। तो भाषा सामाजिक है, इसी से हम समाज की जो एक तरह से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उसके साथ एक दूसरे को समझ पाते हैं, बात कर पाते हैं। तो भाषा सामाजिक है, ये उसकी विशेषता होगी। भाषा व्यवस्थित है, तो ये भी भाषा की विशेषता है होगी, क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भाषा को आप कहीं से आपने कुछ भी यूज कर लिया, कैसे भी बोल दिया। उसके नियम कानून है, आपको एक व्याकरण पढ़ाई जाती है, पूरा एक व्यवस्थित तरीके से भाषा बनी हुई होती है। तो ये क्या होगी, भाषा की विशेषता होगी। नेक्स्ट है आपका भाषा स्थिर है। तो देखिए, ये भाषा की विशेषता नहीं है। यही ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, भाषा क्या है, निरंतर बदलती रहती है। विकसित बदलने का ये मतलब नहीं है कि पहले किसी शब्द का मतलब कुछ और था और अब कुछ और हो गया, ऐसे बदल गया, नहीं। वो निरंतर विकसित होती रहती है, नए शब्द उसमें ऐड होते रहते हैं। ठीक है, कोई चीज नई जुड़ती रहती है। तो भाषा स्थिर नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा कि ये भाषा की विशेषता नहीं है। बाकी भाषा सांकेतिक होती है। हाँ, भाषा क्या होती है, आपकी सांकेतिक होती है। आप पर्टिकुलर संकेतों के द्वारा भी भाषा को क्या कर सकते हैं, एक तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये तीन भाषा की विशेषताएं होंगी और भाषा स्थिर है, ये भाषा की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। पहले के ज्ञान के प्रत्यय स्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यय स्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा में नई भाषा से संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। पहले इनका अर्थ जानेंगे। देखिए, क्या कह रहा है कि जो पहला ज्ञान होगा ना, उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसे बच्चा याद कर पाए, उसके साथ रिलेट कर पाए, उसे ऐसे संकेत देना जरूरी होता है। तो आपका कथन सही है, क्योंकि हम कई बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी मूल भाषा होगी, जो आपका पहला ज्ञान होगा, जो आप ऑलरेडी सीख कर आए हैं, वो आपका मूल जो आपकी नॉलेज है, वो बेस बनती है बाकी के नॉलेज को क्या करने में, एक्सेप्ट करने में, उन्हें समझने में। तो उनके लिए एक बेस का काम करती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि किसी चीज को रिलेट करने से पहले आप क्या करें, पहले जो पहला उसका ज्ञान है उसे बच्चे को क्या कराएं, याद दिलाएं। ठीक है, कथन ए आपका सही है। तर्क क्या है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की को जानकारी को जानी गई भाषा में नई भाषा में समृद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो आपका जो तर्क है वो भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट पॉइंट में भी यही बोला कि ये क्या करती है, आपका एक बेस का काम करती है। आप इसी नॉलेज के बेस पर जो आपको नई चीज कोई बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसको आप क्या करते हैं, असिमिलेट करते हैं। तो ये जो पहली आपकी जानकारी होगी वो क्या करेगी, आपको मदद करती है नई भाषा को आपकी समृद्ध बनाने में। तो आपका कथन ए भी सही है और उसके लिए दिया गया तर्क आर भी क्या है, सही है। तो हम वही ऑप्शन देखेंगे। ए गलत है परंतु आर सही है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने को कहा है। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा। देखिए, लीफलेट क्या होते हैं, एक तरह से एक विवरण पत्र होता है, एक छोटा सा पेपर होता है कि एक पेपर के अंदर क्या करी गई हो, कोई एक जानकारी एक प्रकार की उसके अंदर समाहित कर दी गई हो, ये आपके लीफलेट होते हैं। ठीक, तो क्या करती है कि जो अध्यापिका है वो विद्यार्थी को एक कार्य देती है कि ऊर्जा की बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। तो बताना है कि किस विशेषता के साथ पोषित करेगा। तुलनात्मकता, देखिए, क्या अध्यापिका ने किसी चीज की किसी चीज से तुलना करने के लिए कहा है, क्या यहाँ कुछ ऐसा है कि आपको एक
पर्टिकुलर चीज को किसी दूसरी के साथ में उसकी तुलना करनी होगी, नहीं, तो ये आपका नहीं हो सकता। क्या कोई भूतकाल के बारे में ही विशेष जानकारी है? नहीं, उसने तो कहा है कि ऊर्जा के बचत से संबंधित एक लीफलेट, एक तरह से एक पुस्तिका पत्र बनाना है, या जो भी आप इसे समझे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। सकारात्मक आदेश सूचक और प्रश्न स्वरूप, देखिए ये आपका क्या होगा, ये प्रश्न स्वरूप होगा, जहां बच्चे जो विवरण तैयार करेंगे वहां वो सोचेंगे कि कहाँ पे जो है ऊर्जा की खपत होती है, किस तरह से उस ऊर्जा की खपत को बचाया जा सकता है। लाइटें बंद कर सकते हैं हम, स्विच ऑफ कर सकते हैं, पंखे ऑफ करके रख सकते हैं जब जरूरत ना हो, तो इस तरह से हम उस खपत का क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनों के रूप में आपकी बदलेगी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये प्रश्न स्वरूप आपका होगा। और बाकी आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि बाकी का कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दिए गई किस विधा से मेल खाता है? पहला आपका ऑप्शन है आर्टिकल। आर्टिकल देखिए आप सभी जानते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, तो बच्चे को सिखाना तो क्या है, एक व्यवसायी के साथ में संवाद किस प्रकार से करना है वो चीज सिखानी है। तो क्या आर्टिकल इसका कोई एक जरिया होगा? आर्टिकल तो आप सभी के लिए कोई चीज जो पब्लिश होती है वो होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। पत्र हो सकता है, आप सबने सुने भी होंगे, व्यावसायिक पत्र होते हैं। पर्टिकुलर तो वो क्या करते हैं, औपचारिक रूप से बताते हैं कि किस तरह से आपने किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी व्यवसायी के साथ में क्या करना है, संवाद करना है, कम्युनिकेट करना है, तो पत्र आपका ऑप्शन हो सकता है। बाकी वर्णन, तो वर्णन क्या होगा, किसी चीज के बारे में विशिष्ट जानकारी, उसके गुण दोष बताना, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आपने संवाद स्थापित करना है, संप्रेषण करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। और रिपोर्ट क्या हो गई, आपने कोई चीज विश्लेषण किया किसी चीज का, फिर उससे रिलेटेड अपनी एक रिपोर्ट बना के तैयार करके दी, तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो पत्र ही क्या होगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में से 4 वाद्ययंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। यह संज्ञानात्मक कौशल चयन की किस गतिविधि से मेल खाता है? तर्क देना, कल्पना करना, सृजित करना, विश्लेषण करना, तो देखिए ये आपका क्या होगा, विश्लेषण करना। यहाँ बच्चा एक चित्र में से किसी एक पर्टिकुलर एक यंत्र को देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, समझेगा कि कहाँ किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इस जानकारी का विश्लेषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका विश्लेषण। अब देखिए उसे सिर्फ तर्क नहीं देना है, कल्पना का तो यहाँ वैसे ही कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अलग ही हट जाता है। सृजित करना भी यहाँ पे नहीं होगा। क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा विश्लेषण कर रहा है उन यंत्रों का कि किसका प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है, और वो इस तरह से इस जानकारी को जुटा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर हम बात करें तो विश्लेषण कौशल यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आ जाते हैं, तो वे किसमें संलग्न होते हैं? बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान, कोड परिवर्तन, या फिर कोड मिश्रण। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका बोलियां। अब देखिए बोलियां आपकी क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जैसे जैसे आपका क्षेत्र बदलता है, तो जो बोली होती है ना उसमें थोड़ा सा अंतर, भाषा वही रहेगी, आप भी हिंदी बोलेंगे, कोई और भी हिंदी बोलेगा, लेकिन उनकी जो हिंदी होगी वो आपसे थोड़ी सी अलग होगी। वो उनके कुछ क्षेत्रीय और जो कल्चरल बेसिस होते हैं ना, उनपे उनका जो उच्चारण होता है एक तरफ थोड़ा सा वो क्या होता है, अलग होता है, तो ये बोलियां आ जाती है। तो यहाँ ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है, तो बोलियां आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सामाजिक भाषा विज्ञान, अब देखिए सामाजिक भाषा विज्ञान का मतलब है कि आपने समाज में एक तरह से किस तरह से भाषा का प्रयोग करना है, समाज और भाषा के बीच का जो संबंध होगा, तो यहाँ पे इस बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। अब रहता है आपका कोड परिवर्तन और कोड मिश्रण। तो देखिए यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो तो होगा कोड परिवर्तन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोड का परिवर्तन हो रहा है, औपचारिक से आप किसमें आ रहे हैं, अनौपचारिक भाषा की स्थिति में आ रहे हैं। अब कोड मिश्रण क्या होता है, देखिए जब दो भाषाओं को मिलाकर बोला जाता है ना, एक व्यक्ति जो द्विभाषी है, दो भाषाओं को अच्छी तरह से जाता है, जब वो अनौपचारिक वे में क्या करता है, दोनों भाषाओं में मिला जुला कर बात करता है, तब आपका क्या होता है, आपका कोड मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ वो मिला जुला कर नहीं कर रहा है, वो एक भाषा की से क्या कर रहा है, औपचारिक से अनौपचारिक की स्थिति में आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है उसकी कोड में या उसकी भाषा में, तो ये आपका क्या होगा, कोड परिवर्तन। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए ये कोड परिवर्तन, कोड मिश्रण, ऋणात्मक परिवर्तन, ये जो सारी चीजें ना, इनमें से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है।
तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इन चीजों को। बच्चों कि अपने समुदाय में दूसरे के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता संबंध बनाना भाषा के किस रूप का के प्रयोग पर आधारित है। तो देखिए ये आपका भाषा का समाजीकरण होगा कि ये क्या होता है कि हम अपने दोस्त बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें होती हैं कैसी होती हैं, सामाजिक चीजें होंगी। और यहाँ भाषा के उसमें बात हो रही है तो क्या होगा आपका भाषा समाजीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन प्रारूप तैयार करना, औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति के साथ में जोड़ पाना। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक आपका आंसर है कि जो ये आपको शब्दावली के प्रयोग के संबंध में जो व्याकरण होगी वो शिक्षार्थी को उसका उद्देश्य क्या होगा। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आप क्या कर पाएं, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं। तो कम्युनिकेटिव जो आपकी अभिव्यक्ति होगी वो निकल पाए, आप अर्थ दे पाएं, वाक्य बना पाएं, सटीक और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर पाएं, उनके अर्थ आपको पता हो, आपको वाक्य बनाने आते हो और फिर आपको क्या आता हो, कहीं ना कहीं जो मेन आप फोकस है ये सब क्यों सिखाया जा रहा है ताकि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं, एक भाषा को सीख पाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ आपका ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है कि उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप को तैयार करना, तो सिर्फ ये आपका उद्देश्य नहीं होता हो सकता कि आप सिर्फ एक औपचारिक लेखन को प्रारूप का तैयार करना सीख जाएं। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात ही नहीं की गई है कि ये सिर्फ आपका लेखन कौशल से रिलेटेड है या कुछ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण है, ठीक है, कि शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना है, तो उसकी व्याकरण का क्या मेन उद्देश्य होगा। सिर्फ लिखना तो आपका उद्देश्य हो नहीं सकता। औपचारिक स्थितियों में बेहतर सटीकता और विश्वास के साथ में बात करना, हाँ ये ठीक बात है कि जो मेन कॉज है वो यही है कि आपको सिखाया जा रहा है कि आप किस तरह से अच्छे से बात कर पाए, सटीकता आपके उसमें रहे। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कहना, तो ये भी नहीं होगा आपका। इन दो में से कोई हो सकता है, इन दो में से भी क्या होगा आपका जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ पे कहीं ज्यादा व्यापक है आपका सेकेंड ऑप्शन से आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है कि आप अर्थपूर्ण शब्द बना पा रहे हैं, वाक्य बना पा रहे हैं और अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यही इसका क्या होगा उद्देश्य होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी कक्षाई संसाधन नहीं है। कक्षाई प्रक्रियाएं, शब्द दीवार, पठन कोना, कक्षा पुस्तकालय। तो देखिए ये सारे तो आपके साधन है, संसाधन है ना। एक शब्द दीवार बना देना जहां पे आप कठिन शब्दों को या फिर ऐसे शब्द जिनका उच्चारण बच्चे सही से नहीं कर पा रहे हैं, ताकि वो चीजें बार बार देखें, उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो, वो चीज बच्चों की नजरों में बार बार आए, तो इसके लिए आपकी शब्द दीवार, वर्ड वॉल आपकी बनाई जाती है। तो ये तो एक संसाधन के रूप में काम करेगी। पठन कोना भी बच्चों में विशेष रुचि पैदा करने के लिए, ताकि उन्हें वहां पे अलग अलग बुक्स मिल सके, जो आपकी एक पर्टिकुलर बुक होगी उससे एक्स्ट्रा में। तो ये विस्तृत पठन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए होता है। उसी प्रकार से कक्षा पुस्तकालय में भी क्या होगा, कुछ अलग अलग प्रकार की पुस्तकें कक्षा के अंदर ही बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी एक स्थान पे, जहां बच्चा कहीं ना कहीं अपने स्वतंत्र रूप से कोई बुक उठाकर पढ़ेगा, तो ये उसके आनंद के लिए पठन और विस्तृत पठन को ये भी क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। तो ये तीनों क्या है, ऐसे संसाधन हैं जो शिक्षा अधिगम के लिए प्रयोग होते हैं। नहीं कौन सा, देखिए कक्षा में जो प्रक्रियाएं कराई जा रही हैं वो एक संसाधन नहीं है, वो तो एक क्रियाएं हैं जिनके साथ में जोड़ा जा रहा है। अगर बात संसाधन की होगी तो कक्षाएं प्रक्रिया संसाधन आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो क्या कह रहा है कि जो भाषा अध्यापक होता है ना, उसका ये उद्देश्य रहना चाहिए कि वो क्या करे, जो योजना अधिगम की बनाएगा वो व्यक्तिपरक, व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को अधिगम की योजना तैयार करनी चाहिए। तो आपका कथन क्या है, ए सही है कि यही तो होगा ना, कि बेस्ट तरीका होता है ये कि आप सभी के अंदर जो विविधताएं हैं उन विविधताओं को ध्यान में रखकर क्या करें, पठन सामग्री को तैयार करें। तो कथन ए आपका सही है। तर्क को देखते हैं, नई भाषाओं के अधिगम में शिक्षार्थियों में विविधता होती है। देखिए क्यों व्यक्तिपरक अधिगम की योजना बनाती है, इसीलिए तो बनानी है क्योंकि हमको पता है कि लोग जो बच्चे हैं, आप बच्चों को ही लगा के चलिए कि बच्चे हैं जो वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती हैं। तो इस विविधता के कारण ही, ताकि एक अनुकूलित माहौल बन सके, इसके लिए ही हमें क्या करना होता है, व्यक्तिपरक जो एक अधिगम होता है, व्यक्ति के अपने गुणों के अकॉर्डिंग, उसके दोष के अकॉर्डिंग, उसकी कमियां, सारी चीजें ध्यान में रखकर के, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखकर हमें क्या करनी चाहिए, अधिगम की
योजना बनानी चाहिए। तो कथन ए सही है और आर उसकी क्या है, सही व्याख्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण के केंद्रीय भूमिका निभाती है? कार्य आधारित अधिगम में, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि में। क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सी विधि है जहां पे जो आपकी पहली भाषा होगी, मूल भाषा होगी, वहां केंद्रित होगा वो उस भाषा पर, वो कौन सी विधि होगी। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन है आपका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा कर। जो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि होती है उसके अंदर जो आपका मेन फोकस होता है वो आपका लक्ष्य भाषा पर होता है और मूल भाषा का कम से कम प्रयोग, बिल्कुल ना के बराबर के बिल्कुल ही ना हो। आपको फाइन लगा दिया जाएगा अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से आपकी विधि अपनाई जाती है कि आपको फोकस सिर्फ इस पर करना है, अपनी लक्ष्य भाषा पर, जो भाषा आपने सीखनी है उस दूसरी भाषा पर। देखिए ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि किस में ऐसा होगा कि आपकी जो मूल भाषा होगी वो केंद्र का काम करेगी। तो देखिए ये नहीं हो सकता। अब है आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। ये क्या होता है, आपकी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होगी, तो यहाँ आपका जो वास्तविक परिस्थितियों में आपको जिस तरह से बात करनी है, विचार करना है, कम्युनिकेट करना है, इस चीज पर जोर दिया जाएगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग होता है कि आपने औपचारिक रूप से इस तरह से बातें करनी होंगी, ये वास्तविक स्थिति में आपने बात करनी होंगी। तो ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। लेकिन जो ये व्याकरण अनुवाद विधि है ना, यहाँ आपका यही होता है कि जो आपकी लक्ष्य भाषा होगी उससे ट्रांसलेट करना आपकी मूल भाषा में और मूल भाषा के कथनों को ट्रांसलेट करना आपका किसमें, लक्ष्य भाषा में। तो यहाँ पे जो आपका व्याकरण अनुवाद विधि है ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहां पे जो प्रथम भाषा होगी वो शिक्षण में क्या करेगी, केंद्रीय भूमिका आपकी निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता, अपने साथियों से केवल इंग्लिश में बात करता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है। देखिए ये एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको जो ये लाइन दे रखी है ये एक तरह से परिभाषा है किसकी, ऋणात्मक द्विभाषावाद की, कि जब एक नई भाषा पहली भाषा का स्थान ले लेती है तो वहां पे क्या होता है, आपका ऋणात्मक द्विभाषावाद होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोड मिक्सिंग देखिए आप अभी समझ के आए हैं। कोड स्विचिंग क्या होगा, जब आप एक भाषा पे स्विच कर जाते हैं किसमें, दूसरी भाषा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी तरह से उसकी जो भोजपुरी भाषा है, पहली भाषा है, वो खत्म हो रही है। उसका स्थान अब किसने ले लिया है, पूरी तरह से, क्योंकि वो दोस्तों से बातचीत करने में भी किसका प्रयोग कर रहा है, अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द्विभाषावाद होता अगर वो दो भाषाएं प्रयोग कर रहा होता, लेकिन यहाँ तो वो क्या कर रहा है कि एक भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्पित करता है, कि पढ़ने से पहले की गतिविधि क्या होती है, व्याकरण संरचनाओं का शिक्षण, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने के लिए कहना। देखिए सारांशीकरण तो आप बिल्कुल बाद में कर पाते हैं, जब आप किसी पैसेज को, मान लीजिए किसी पाठ को आपने पढ़ लिया, फिर आपका उसने क्या किया, आपने क्या किया, उसका सारांश बनाया, एक छोटी सी समरी तैयार की। तो ये तो आपका हो नहीं सकता। यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका, देखिए व्याकरणिक संरचनाओं का भी इस पठन पूर्व गतिविधि से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि पढ़ने से पहले ये अनुमान लगाना, ये कल्पना करना कि वो पढ़ने वाली जो चीज है, जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी चीज आप समझने जा रहे हैं, वो किस चीज से रिलेटेड है, क्या उसके अंदर होगा, उसका उद्देश्य पढ़ने का क्या होगा। तो ये सारी चीजें, अनुमान लगाने संबंधी जो कार्य होगा वो आपका क्या होगा, एक पठन पूर्व गतिविधि या क्रिया आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये आपका, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। जो उपचारात्मक आपका शिक्षण होता है, जैसे कि शब्द भी बताता है आपको कि आपने उपचार करना है। अब आप उपचार किसका करेंगे, उपचार तभी किया जाएगा जब किसी चीज में कोई कमी होगी, कोई चीज पूरी तरह से सही नहीं होगी, ठीक है। तो उसी तरह ये शिक्षण में प्रयोग होगा। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देकर, देखिए ये तो हो नहीं सकता। अतिरिक्त सिर्फ किसी को, मान लीजिए आपने किसी को अंक दे दिए, आपने एक्स्ट्रा मार्क दे दिए, क्या उससे कुछ सुधार हो सकता है, नहीं। मेधावी छात्रों को अतिरिक्त ध्यान देना, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पर ध्यान देना उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं होगी, क्योंकि उपचार तो
कहाँ करना है, जहाँ कमी होगी वहाँ उपचार किया जाएगा। अब छात्र ऑलरेडी मेधावी हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनका क्या उपचार करना। पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति, देखिए ये इस तरह के बिल्कुल ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं, आपके कभी भी ऐसे जो ऑप्शन होंगे वो सही नहीं होंगे। आपने किसी पे दया दिखा दी, सहानुभूति दिखा दी, तो ये कोई तरीका नहीं होता है। हमें किसी को खुद पर ये नहीं करना है कि वो हम पे डिपेंड हो जाए। हमारा जो मेन लक्ष्य होता है पढ़ाने का, शिक्षक बनने का, ये है कि हम सामने वाले को, बच्चे को, उसको क्या बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, डिपेंडेंट बनाएं। उसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को सुधारें, ना कि उन्हें सहानुभूति या फिर कोई हेल्प प्रदान करें। अगर हेल्प देनी है तो उनके अच्छे के लिए देनी है, उस डायरेक्शन में देनी है कि उस बच्चे का विकास उस हेल्प से हो। तो प्रदर्शन, उपलब्धि, सुधार हेतु मदद देना, देखिए बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में भी खुद से ही आ गया था। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप सभी समझ पा रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि घुमा फिरा के हर बार पूछे जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर को भी पढ़ते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी हिंदी पेडागोजी 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बशर्ते है कि आप ध्यान से हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, उसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हालांकि पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से और बहुत आसान सी भाषा में आपको समझा पाऊं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।